नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लीगल दोस्त। मैं आपका दोस्त हर्षित शर्मा आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें कानून संबंधी बताने जा रहा हूं। हमारा पहला जो टॉपिक है वह है एफआईआर के ऊपर। एफआईआर इसका नाम है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है तब सबसे पहले वह थाने पर अपनी शिकायत दर्ज करवाता है, सूचना देते हैं थाने पर। कभी कभी क्या होता है कि घटना के बाद में हम थाने पर नहीं जा पाते हैं या किसी कारणवश कहीं और किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट है citizens.mppolice.gov.in इस पर जाकर EFIR के माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट ने एक ऐप भी निकाला है इसके लिए, MP ई-कॉप करके इसका नाम है। इस पर भी आप EFIR रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। EFIR में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि 1 लाख तक की चोरी होती है तो आप उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। 15 लाख तक का कोई वाहन अगर आपका चोरी होता है तो उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। कोई व्यक्ति गुमशुदा हो गया है उसकी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। PG की सूचना, जो जैसे आपने अपना मकान किराए पर दिया तो आप सीधे उस वेबसाइट पर जाकर उसको आप बता सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिटीजन्स पोर्टल भी है, सिटीजन अपनी जानकारी दे सकते हैं। कोई एकल महिलाएं अगर अकेली महिला रहती हैं तो वह भी उस पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकती हैं, जिससे कि पुलिस उनकी सेफ्टी कर सकती है। और इसका विशेष जो फ़ायदा है वह यह है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही EFIR करके एक नंबर जनरेट कर सकते हैं जो आपको भविष्य में काम आएगा। अब देखते हैं दूसरा पहलू। FIR जब हो जाती है रजिस्टर्ड, इसके बाद में पुलिस जब आरोपी को पकड़ लेती है, उसको हम अभियुक्त भी बोलते हैं, उसको जब पकड़ लेती है और थाने पर लेके आती है, उन्हें 24 घंटे के अंदर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, 1-2 दिन हो जाते हैं थाने पर बैठाए हुए। उस स्थिति में आप उनको उसके लिए एक आवेदन मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि इनको इल्लीगल डिटेन कर रखा है इन्होंने, इसके लिए इस पर उचित आदेश प्रदान करें। न्यायालय इस पर तुरंत संज्ञान लेकर और कार्रवाई करेगी। अब इसमें विशेष बात यह है कि 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रस्तुत करते हैं आरोपी को और पुलिस उनसे PR जो कि पुलिस रिमांड के रूप में मांगते हैं। पुलिस रिमांड जो शब्द है वो थोड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन वो बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई डरने की बात है या आप उसका नाम सुन के डर जाएं, पुलिस मारेगी पीटेगी। अब कुछ ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। पुलिस रिमांड का मतलब है सिर्फ पुलिस पूछताछ करेगी। 24 घंटे के अंदर बड़ा कम समय रहता है, पुलिस पूरी पूछताछ नहीं कर पाती है। उस स्थिति में पुलिस आपसे पूछताछ के लिए साहब से समय मांगती है, और अगर साहब को उचित लगता है कि हाँ यह जरूरी है देना, तब वो उसको समय दे देते हैं। अब मान के चलिए पुलिस ने पुलिस रिमांड मांगा 10 दिन का, लेकिन साहब को मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं ये ज़्यादा है, तो 1-2 दिन का देके भी अपने विवेक के अनुसार दे सकते हैं। अब अगर अभियुक्त को लगता है कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है और PR जानबूझकर मांग रही है, तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक आपत्ति के रूप में एक आवेदन लगवा सकते हैं। मेमो साथ में उसकी मेमो लगेगा एडवोकेट का, और उसमें वो सारी कंडीशंस लिख सकते हैं कि अगर पुलिस रिमांड, पहली बात तो उसमें आपत्ति लेगी कि पुलिस को ज़रूरत नहीं है पकड़ने की, क्योंकि पुलिस की जो पूछताछ थी सब पूछताछ हो चुकी है। उसके बावजूद भी अगर लगता है जज साहब को कि नहीं ज़रूरत है, तो वो कुछ कंडीशंस डाल सकते हैं उसके अंदर कि कोई अगर वो उनकी तबीयत खराब रहती है तो इस स्थिति में पुलिस उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए। घर से कभी खाने की भी अगर ज़रूरत है तो खाने भी बुलवा के उनको खिलाया जाए। इसके अलावा मारपीट ना हो उनके साथ में। ये सारी कंडीशंस जो है जज साहब उसमें आदेश में लिख देते हैं। और जब अगली बार जब बुलाया जाता है, फिर से अभियुक्त को पेश किया जाता है, पुलिस रिमांड 2 दिन का लिया था, 2 दिन के बाद फिर वापस प्रस्तुत करते हैं। उस समय पे भी मेडिकल होने के बाद ही वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, और जो कुछ भी घटित होता है वो आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने बोल सकते हैं, वो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस रिमांड जो है वो 15 दिन तक का ही होता है मैक्सिमम। जो पुलिस रिमांड है वो मैक्सिमम 15 दिन तक होता है, और मजिस्ट्रेट साहब अपने संज्ञान में लेते हुए उसको बारीकी से जांच करते हुए जो ज़रूरत होती है उतना ही रिमांड बढ़ाते हैं। अब इस पे अपन आगे बढ़ते हैं इस पहलू पे। अगर तो जब अगर पुलिस रिमांड पूरा हो जाता है तो प्रस्तुत करते हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, फिर उनका जेल वारंट बन जाता है
इसको हम JR भी बोलते हैं। तो जेल, फिर वहाँ से जेल भेज दिया जाता है अभियुक्त को। अब पुलिस की आगे प्रक्रिया क्या रहती है कि वो 60 दिन या 90 दिन के अंदर चालान प्रस्तुत करती है माननीय न्यायालय के समक्ष। उसके अंदर जो भी रिपोर्ट होती है पूरी बनाकर प्रस्तुत करनी अनिवार्य रहती है। अब चालान जब पेश होता है, चालान पेश होने के समय अभियुक्त जो है वो उस समय वहाँ पर उपस्थित रहता है। अब इसके बाद में अगर लगता है कि गलत फंसाया गया है या फिर गलत तरह से डिटेन किया गया है, आरोप नहीं बनते हैं, तो उस स्थिति में अधिवक्ता के माध्यम से आप डिस्चार्ज का एक आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष लगा सकते हैं। डिस्चार्ज में हम जो भी आरोप बताया गया है, ये कुछ नहीं किया गया है हमारे द्वारा, अगर कोई सबूत है ये लगाकर प्राइमरी स्टेज पर ही वह जो मुकदमा है वह खत्म करवाया जा सकता है। अगर आप माननीय न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो इसकी आप रिवीजन भी कर सकते हैं और फिर हाई कोर्ट तक आप इसको लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है। अब डिस्चार्ज के बाद में आगे फिर चार्ज लगाया जाता है। अगर साहब डिस्चार्ज की अपील खारिज कर देते हैं तो चार्ज के अंदर उस आरोपी के द्वारा ये साहब ये बताते हैं कि आपके द्वारा ये अपराध जो है ये कारित किए गए हैं। तब अभियुक्त को अगर लगता है कि हाँ मैंने की है तब वो मान सकता है। अगर वो उसको लगता है कि नहीं किए हैं मैंने ये, तब वह वहाँ लिख देता है कि मेरे द्वारा यह कोई भी आरोप नहीं किए गए हैं और मैं न्यायालय से विचारण चाहता हूँ, इसकी सुनवाई की जाए जिससे मुझे इंसाफ मिल सके। अब इसमें देखा जाए तो काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो जाता है ये सब चीज़ें होते होते, और फिर इसके बाद में एक ट्रायल प्रोग्राम बनता है सरकारी वकील साहब के द्वारा कि इसमें आगे की प्रक्रिया पूरे केस की कैसे चलाई जाएगी। अब ट्रायल प्रोग्राम के बाद फिर समन्स इशू होते हैं, जो फरियादी होते हैं उनको बुलाया जाता है कोर्ट में, उनको बुलाकर उनकी गवाही ली जाती है, चीफ होता है, क्रॉस होता है, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स है जो उनको एग्जिबिट करवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें होते होते बड़ी लंबी प्रक्रिया व्यतीत हो जाती है। हमारे एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि भले ही 100 गुनहगार जो है वो छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ जो कानून है जो वो बहुत बारीकी से सब चीज़ें देखकर अच्छे से अपना निर्णय लेता है कि हर चीज़ उसके अंदर कवर हो जाए। अब इसके अंदर जब चीफ होते हैं, सभी के पुलिस के भी बयान होते हैं, सब लोगों के बयान होते हैं इसके अंदर, उसके बाद फिर आखिरी में बचाव साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी घटित नहीं किया गया है। बचाव साक्ष्य के बाद में फाइनल फिर निर्णय के लिए एक समय दिया जाता है। उस निर्णय के में तय होता है कि यह आरोपी है भी कि नहीं है या उसको सज़ा देनी है कि नहीं देनी, तो वो निर्णय के अंदर जज साहब तय करते हैं। अब अगर आप उस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तो उसकी आप अपील भी ऊपर की कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन यह होते होते काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो जाता है। लंबा समय व्यतीत होने का एक कारण यह भी है कि हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जो माननीय न्यायाधीश है उनकी संख्या कम है। उस अनुपात में अगर देखा जाए तो बहुत सारा लोड जो है वो कोर्ट पर ऑलरेडी बहुत लोड रहता है। इस कारण से काफ़ी लंबा समय कोई केस को रिजॉल्व होने में लग जाते हैं। अगर कोई छोटा मोटा मुकदमा है या कोई छोटी मोटी उसके अंदर चोरी है तो उसको प्राइमरी लेवल पर ही राजीनामे के माध्यम से सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो इसमें काफ़ी लंबा समय आप अपना समय भी और पैसा भी बहुत व्यतीत कर देते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा केस जल्दी सुना जाए और हमारा केस जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने आके ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आप ये भी समझिए कि कोर्ट के पास में बहुत सारे केसेस हैं। कोर्ट अपने अनुसार यह तय करता है कि किस केस को प्रायोरिटी है पहले सुनना है, किसको बाद में सुनना है। जिस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुनने की, उन्हें कोर्ट जल्दी से जल्दी सुनकर उनका निपटारा भी करता है। अगर आप उस आदेश से संतुष्ट भी नहीं होते हैं तो आप ऊपर जाकर आप अपनी बात को रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम यह भी देख सकते हैं कि जो कुछ कोर्टों ने इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ही बनाए हुए हैं, कोई कॉमर्शियल कोर्ट्स भी इसमें बनाए हुए हैं, SC/ST कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब ऐसे अलग अलग कोर्ट्स का डिवाइड किया गया है जिससे कि वह केस उस पर्टिकुलर कोर्ट में ही चले और स्पीड में चले। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि पॉस्को एक्ट है। पॉस्को एक्ट में छोटी बच्चियाँ रहती हैं नाबालिग, उनके साथ में कुछ गलत काम हुआ है अगर, तब कोर्ट इन मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हुए और जल्दी से जल्दी इनको निपटारा करने के लिए एक अलग से पॉस्को एक्ट कोर्ट का उन्होंने निर्धारित की गई है, जो कोर्ट बहुत जल्दी स्पीडी ट्रायल चलती है उनके अंदर और जल्दी उनका फैसला आता है जिससे कि व्यक्ति को सही समय पर न्याय मिल सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अपना कोई केस कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाते हैं
या कोई एफआईआर, कोई मुकदमा कोई रजिस्टर्ड होता है कोर्ट में, तब आप उसकी जानकारी बड़े आसानी से ई कोर्ट सर्विस, जो कोर्ट की एक वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप पूरे इंडिया में कहीं भी केस चल रहा हो आपका, उस पर जाकर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास अगर आप पार्टी का नाम है, नाम से भी सर्च कर सकते हैं आपके पास अगर एक CRN नंबर जनरेट होता है, वो नंबर है तो उससे भी कर सकते हैं। RCT नंबर है, RCT नंबर मतलब कि केस नंबर, एक जो भी क्रिमिनल केस रहता है वो रजिस्टर्ड होता है रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल के रूप में, अगर वो नंबर है तो उससे भी कर सकते हैं आप सर्च। FIR नंबर है तो उससे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ी ही मतलब अच्छी सुविधा दी गई है कोर्ट के द्वारा, और हर डेट की ऑर्डर शीट्स, जो भी नेक्स्ट डेट लग रही है केस के अंदर, या आप ऑनलाइन जाकर वेबसाइट से जाकर पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और अगर आपको कोई व्यक्ति भ्रामक जानकारी दे रहा है या गलत कोई जानकारी दे रहा है, तो आप वेबसाइट से जाकर आसानी से पता करके बता भी सकते हैं कि ये मेरे केस की डेट ये नहीं, ये वाली है, और सही डेट पर आप उपस्थित हो सकते हैं, माननीय न्यायालय से अपनी बात रख सकते हैं। इससे आपको न्याय मिलने में भी आसानी रहेगी, और आसानी से आप अपना न्याय माननीय न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर हम बने रहें, और कोई आपका अगर क्वेश्चन है या आप कुछ चाहते हैं तो आप नीचे लाइक या कमेंट कर हमें बता सकते हैं, हम उस पर आपको जानकारी प्रदान करेंगे।